आज का हमारा विषय है टेड बंडी। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अमेरिका के क्राइम इतिहास की शायद सबसे डरावनी कहानियां याद आ जाती हैं, है ना? बिल्कुल। एक ऐसा चेहरा जो बहुत आकर्षक था, पढ़ा लिखा, चार्मिंग, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो छिपा था वो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही कहा, एक वहशी दरिंदा। और आंकड़ों की बात करें तो उसने खुद 30 कत्ल कबूले थे ना? हाँ, उसने 30 माने, पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पुलिस वाले इस केस से जुड़े थे, उनका मानना है कि असल गिनती कहीं ज्यादा थी, शायद 100 या उससे भी पार। कोई ठीक से नहीं जानता। 100 से ज्यादा? ये तो कल्पना से भी परे है। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मास्टर मैनिपुलेटर की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने सालों तक सबको, पुलिस को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को, मीडिया को, सबको धोखे में रखा। उसके नकाब के पीछे का सच बहुत भयानक था। तो चलिए इस नकाब के पीछे झांकने की कोशिश करते हैं। शुरू कहाँ से करें? शायद उसके जन्म से, क्योंकि वहीं से जैसे रहस्य और झूठ का सिलसिला शुरू हो गया था। हाँ, बिल्कुल। थियोडोर रॉबर्ट कावल, जन्म हुआ 24 नवंबर 1946 बर्लिंगटन, वर्मोंट में, एक अनवेड मदर्स होम में। और उसके पिता की पहचान, वो भी एक पहेली थी शुरू से ही। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम था लॉयड मार्शल, पर उसकी माँ लुइस कॉवल वो कहती थी कि पिता कोई वॉर वेटरन थे, जैक वर्दिंगटन नाम के। लेकिन परिवार में तो कुछ और ही शक था, है ना? कुछ बहुत डिस्टर्बिंग। हाँ, एक बहुत ही भयानक कानाफूसी थी कि शायद लुइस के अपने पिता यानी टेड के नाना सैमुअल कॉवल ही उसके असली पिता थे। हालांकि बाद में एक डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट किया जिसने इस बात को गलत साबित कर दिया। पर सोचिए, इस तरह की बातें उसके बचपन का माहौल का हिस्सा थीं। और फिर वो परवरिश वाला झूठ, उसे फिलाडेल्फिया में उसके नाना नानी ने पाला। हाँ, पहले 3 साल, और उसे ये बताया गया कि वही उसके माँ बाप हैं और उसकी असली माँ लुइस उसकी बड़ी बहन है। ये सब उस जमाने की सामाजिक शर्मिंदगी से बचने के लिए किया गया। उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी जब उसे ये सच पता चला होगा? कैसे पता चला वैसे उसे? जिन ने बताया, कभी कहा कि उसने खुद बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ लिया था, लेकिन नतीजा एक ही था। उसे अपनी माँ से, मतलब जिंदगी भर इस धोखे के लिए नफरत रही। और नाना नानी के बारे में भी उसके बयान बदलते रहे। बिल्कुल। पहले उसने अपने नाना सैमुअल को बहुत अच्छा बताया, कहा कि वो उनसे जुड़ाव महसूस करता था, लेकिन बाद में उसने उन्हीं नाना को एक अत्याचारी, हिंसक आदमी बताया। कहा कि वो नानी को पीटते थे, कुत्ते को मारते थे, बिल्लियों को पूंछ से घुमाते थे, नस्लवादी बातें करते थे। और नानी के बारे में? नानी एलेनोर को उसने डरपोक और दब्बू बताया। कहा कि उन्हें डिप्रेशन था और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी लेनी पड़ी थी। लेकिन इन बातों पर भी सवाल उठे हैं बाद में। हाँ, हाल की जांचों में पता चला कि शायद ये बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी। पड़ोसियों ने सैमुअल को अच्छा आदमी बताया और माँ की बहन ने कहा कि नानी स्ट्रोक की वजह से घर से नहीं निकल पाती थी, मानसिक बीमार नहीं थीं। तो हो सकता है बंडी ये सब कहानियां गढ़ रहा हो। शायद अपने अंदर जो अंधेरा था उसे जस्टिफाई करने के लिए। हो सकता है, बिल्कुल। 1950 में फिर उसकी माँ उसे लेकर टैकोमा, वॉशिंगटन चली गई। अपना सरनेम बदलकर नेल्सन रख लिया। और वहां उनकी दूसरी शादी हुई। हाँ, 1951 में जॉनी कल्पीपर बंडी से, जो एक हॉस्पिटल में कुक थे। जॉनी ने टेड को कानूनी तौर पर गोद लिया और तभी उसे ये बंडी सरनेम मिला। उसके 4 सौतेले भाई बहन भी हुए। लेकिन टेड का रिश्ता अपने सौतेले पिता से कभी अच्छा नहीं रहा। नहीं, वो जॉनी को अपना असली पिता नहीं मानता था। उसे लगता था कि जॉनी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं कमाते। वो हमेशा उनसे दूरी बनाए रखता था। और यहीं से बचपन के वो डिस्टर्बिंग किस्से शुरू होते हैं जो वाकई डरा देते हैं। हाँ, वो उसकी छोटी बहन जूलिया वाला किस्सा। जब टेड सिर्फ 3 साल का था, तो एक रात जूलिया सो रही थी और उठी तो देखा कि टेड उसके बिस्तर के चारों ओर किचन के चाकू रखकर खड़ा मुस्कुरा रहा है। 3 साल का बच्चा, ये कोई आम शरारत नहीं लगती, ये तो बहुत ही खौफनाक है। बिल्कुल। और भी किस्से हैं। एक पड़ोसी सैंडी होल्ट ने बताया कि वो बचपन से ही मतलबी बच्चा था। उसे दूसरों को दर्द देने में मजा आता था। जैसे एक आवारा बिल्ली को जला देना, छोटे बच्चों को डराकर जंगल में ले जाना, उनके कपड़े उतरवा देना, पूंजी ट्रैप बनाना, वो वियतनाम वॉर वाले नुकीले गड्ढे जिससे एक लड़की बुरी तरह घायल भी हुई थी। ये सब छोटी उम्र की क्रूरता के संकेत थे। और किशोरावस्था, वो कैसी थी? वहां भी विरोधाभास है। खुद को अकेला बताता था, लेकिन स्कूल के साथी कहते थे कि वो जाना माना और पसंद किया जाने वाला लड़का था। स्कीइंग का शौक था, लेकिन उसके लिए भी वो चोरी के उपकरण और जाली टिकट इस्तेमाल करता था। और वो मैगजीन वाली बात? हाँ, कभी कहता कि कूड़ेदानों से नग्न महिलाओं की तस्वीरें या वायलेंट डिटेक्टिव मैगजीन ढूंढकर पढ़ता था।
फिर कभी कहता कि ऐसी मैगजीन उसने कभी देखी भी नहीं। शराब पीकर देर रात घरों की खिड़कियों से महिलाओं को झांकने, विंडो पीपिंग की बात उसने कबूली थी। क्राइम रिकॉर्ड भी था बचपन का? कम से कम 2 बार चोरी और मोटर वाहन चोरी के शक में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन वो रिकॉर्ड बाद में हटा दिए गए थे। फिर आए कॉलेज के साल, यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूगेट साउंड, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, UW। वहां वो चीनी भाषा पढ़ रहा था। हाँ, और यही 1967 में उसकी मुलाकात हुई डायन एडवर्ड से, जिसे कुछ किताबों में स्टेफनी ब्रूक्स भी कहा गया है। बंडी ने बाद में कहा कि ये वो अकेली औरत थी जिससे उसने सच में प्यार किया था। लेकिन ये रिश्ता भी टूट गया। हाँ, 1968 में डायन ने उसे छोड़ दिया। वजह बताई बंडी की अपरिपक्वता और महत्वाकांक्षा की कमी। ये ब्रेकअप बंडी के लिए बहुत बड़ा झटका था। कई लोग मानते हैं कि ये शायद उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। इसके बाद वो कुछ समय के लिए वॉशिंगटन से चला गया था। हाँ, वो कोलोराडो, अरकानसास, फिलाडेल्फिया गया, टेम्पल यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर भी पढ़ा। कहा जाता है कि इस दौरान वो हिंसक पोर्नोग्राफी में बहुत ज्यादा डूब गया था और शायद वर्मोंट जाकर उसने अपने असली माता पिता के बारे में भी पता लगाया। एन रूल का यही मानना है। फिर वो वापस वॉशिंगटन लौटा और उसकी जिंदगी में एक और अहम महिला आई। एलिजाबेथ क्लॉयफर, जिन्हें हम लिज कैंडल के नाम से जानते हैं, 1969 में मुलाकात हुई। वो एक सिंगल माँ थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में सेक्रेटरी थी। उनका रिश्ता बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, सालों तक चला, यहाँ तक कि जब बंडी यूटा में गिरफ्तार हो गया उसके बाद भी। और लिज की बेटी के लिए वो पिता जैसा था। हाँ, बिल्कुल। पर बाद में उसी बेटी मॉली ने बंडी पर दुर्व्यवहार और यौन अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। ये फिर से उसके उस दोहरे चेहरे को दिखाता है, एक तरफ केयरिंग फिगर, दूसरी तरफ अंधेरा। कमाल की बात यह है कि इसी दौरान वो वापस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन गया। 1970 में इस बार साइकोलॉजी मेजर लिया और वो एक ऑनर स्टूडेंट था, प्रोफेसर उसे पसंद करते थे। और उसने सुसाइड हॉटलाइन पे भी काम किया। हाँ, 1971 में सियाटल सुसाइड हॉटलाइन क्राइसिस सेंटर में। और वहीं उसकी मुलाकात एन रूल से हुई, जो पहले पुलिस ऑफिसर थी और बाद में फेमस क्राइम राइटर बनी। रूल ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त बंडी उन्हें बहुत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण लगता था। सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है। सच में, एक तरफ लोगों की जान बचाने का नाटक और दूसरी तरफ क्या चल रहा था उसके दिमाग में कौन जाने। और उसका पब्लिक फेस देखिए। 1972 में ग्रेजुएशन किया, गवर्नर डैनियल जे एवांस के री इलेक्शन कैंपेन में काम किया, यहां तक कि विरोधी उम्मीदवार की जासूसी भी की। सियाटल क्राइम प्रिवेंशन एडवाइजरी कमेटी में नियुक्त हुआ। अविश्वसनीय, क्राइम प्रिवेंशन कमेटी में। हाँ, और स्टेट रिपब्लिकन पार्टी चेयरमैन रॉस डेविस का असिस्टेंट भी रहा। डेविस भी उससे काफी इंप्रेस थे। उसे लॉ स्कूल में एडमिशन भी मिल गया, यूटा और प्यूगेट साउंड दोनों जगह। जबकि उसके एलसैट स्कोर बहुत अच्छे नहीं थे, पर सिफारिशी चिट्ठियों ने काम कर दिया। और इसी इज्जतदार नकाब के पीछे उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड डायन एडवर्ड से फिर कांटेक्ट किया। हाँ, 1973 में कैलिफोर्निया जाकर उससे मिला। डायन उसके बदले हुए रूप, ज्यादा कॉन्फिडेंट, महत्वाकांक्षी से काफी प्रभावित हुई। उसने शादी की बातें शुरू कर दी, उसे अपनी मंगेतर कहकर मिलवाने लगा। और लिज क्लॉयफर का क्या? रिश्ता उसके साथ भी चल रहा था। दोनों महिलाओं को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। बंडी ये डबल लाइफ जी रहा था। लेकिन फिर जनवरी 1974 में उसने अचानक डायन से सारे संबंध तोड़ दिए। हाँ, बिल्कुल अचानक, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। डायन ने पूछा तो उसने बस कहा, डायन मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। बाद में उसने कहा कि वो बस ये साबित करना चाहता था कि वो उससे शादी कर सकता है। लेकिन डायन को सालों बाद लगा कि ये उसके पुराने रिजेक्शन का एक बहुत ठंडा, कैलकुलेटेड बदला था। और क्या ये महज इत्तेफाक था कि इसी समय के आसपास बंडी ने लॉ स्कूल जाना लगभग बंद कर दिया? शायद नहीं, क्योंकि यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होता है। ठीक इसी वक्त जनवरी-फरवरी 1974 के आसपास प्रशांत नॉर्थवेस्ट इलाके में युवा लड़कियों के गायब होने का भयानक सिलसिला शुरू हुआ। पहली ज्ञात घटना कौन सी थी? क्या ये लिंडा हेली थी? पहली ज्ञात सर्वाइवर कह सकते हैं। 4 जनवरी 1974 को सिएटल में 18 साल की कैरन स्पार्क्स, जिन्हें जॉनी लेंस भी कहा जाता है, पर हमला हुआ। वो अपने बेसमेंट अपार्टमेंट में सो रही थीं जब बंडी घुसा, उसे मेटल रॉड से बुरी तरह पीटा और उसी रॉड से यौन उत्पीड़न किया। वो बच गईं, लेकिन उन्हें स्थायी दिमागी चोटें आईं। हे भगवान! फिर ठीक 1 महीने बाद 1 फरवरी 1974 को लिंडा एन हेली, 21 साल की छात्रा, अपने कमरे से सोते हुए गायब हो गईं। बंडी ने बाद में कबूल किया कि उसने उसे पीटा, अपहरण किया, बलात्कार किया और फिर मारकर उसकी लाश फेंक दी। उसके अवशेष बाद में मिले थे।
और इसके बाद ये एक पैटर्न बन गया। हाँ, एक भयानक पैटर्न। वॉशिंगटन, फिर ओरेगन, लगभग हर महीने एक युवा कॉलेज छात्रा गायब हो रही थी। डोना मैनसन, सुजान रैंकॉट, रॉबर्टा पार्क्स, ब्रिंडा कैरोल बॉल। लिस्ट लंबी होती जा रही थी। अरे इन गायब होने की घटनाओं में एक चीज कॉमन थी, वो घायल आदमी वाला बहाना। बिल्कुल। कई गवाहों ने बताया कि उन्होंने एक हैंडसम आदमी को देखा जिसके हाथ या पैर में प्लास्टर या स्लिंग बंदी थी। वो लड़कियों से मदद मांगता था, कहता था कि उसे अपनी नाव या कार तक कुछ सामान ले जाने में मदद चाहिए, और उसके पास एक हल्के भूरे रंग की फॉक्सवैगन बीटी कार थी। ये उसका तरीका था शिकार को फंसाने का, सहानुभूति जगाकर। हाँ, ये उसका मास्टर स्ट्रोक था। जैसे 11 जून 1974 को जॉर्जिन हॉकिंस का केस। उसने उसे फुसलाकर अपनी कार तक बुलाया, फिर बेहोश किया, गला घोटा, और सबसे डरावनी बात, वो बाद में सबूत मिटाने या शायद लाश के पास वापस जाने के लिए क्राइम सीन पर लौटा भी था। कितना दुस्साहसी था वो, और इसी दौरान वो सम्मानित नौकरियां भी कर रहा था। हाँ, सियाटल क्राइम प्रिवेंशन एडवाइजरी कमेटी में था, जहां उसने महिलाओं के लिए रेप प्रिवेंशन पर पैम्फलेट लिखा था, और डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज DES में भी काम कर रहा था, जो उन्हीं लापता महिलाओं की तलाश में लगी थी। यही DES में उसकी मुलाकात कैरोल एन बून से हुई थी। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली विडंबना है। वो खुद ही शिकारी था और खुद ही बचाने वालों के साथ काम कर रहा था। बिल्कुल। जनता में खौफ फैल रहा था, पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे थे। पीड़ितों में समानताएं थीं, दिखने में, हालात में, और वो भूरी VW बीटल बार बार नजर आ रही थी। फिर आया लेक समामिश वाला दिन, 14 जुलाई 1974। हाँ, वो दिन बहुत अहम था। एक भीड़ भरे पार्क से दिन दहाड़े 2 लड़कियां गायब हुईं, जेनिस एन ओट और डेनिस मैरी नस्लुंड। इस बार गवाहों ने बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। एक हैंडसम आदमी नाम टेड, हाथ में स्लिंग, लहजा थोड़ा अलग, और वही भूरी बीटल कार। पुलिस के पास अब काफी सुराग थे, स्केच बने, फ्लायर्स बंटे। हाँ, और यहीं पर लिज क्लोएफर, एन रूल और कुछ और लोगों ने पुलिस को फोन किया। उन्होंने स्केच देखकर कहा कि ये टेड बंडी जैसा लग रहा है। तो पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? डिटेक्टिव्स को शक तो हुआ, उसका नाम संदिग्धों की लिस्ट में आया, लेकिन वो इतना नॉर्मल, इतना पढ़ा लिखा, इतना चार्मिंग था कि पुलिस को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। कोई पुख्ता सबूत नहीं था जो उसे सीधे जोड़ सके। इसी बीच ओट और नस्लुंड के अवशेष मिले, और साथ में जॉर्जन हॉकिंस के भी। फिर टेलर माउंटेन पर हेली, रेनकोट, पार्क्स, बॉल के अवशेष भी मिल गए। और फिर बंडी वॉशिंगटन से चला गया। हाँ, अगस्त 1974 में वो सॉल्ट लेक सिटी, यूटा चला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में लॉ स्कूल ज्वाइन करने, और अब हत्याओं का सिलसिला यूटा में शुरू हो गया। नया इलाका, नए शिकार। बिल्कुल। पहले इडाहो में एक अज्ञात हिचहाइकर, फिर अक्टूबर में यूटा से नैन्सी विलकॉक्स गायब हुई, जिनका शव कभी नहीं मिला। फिर 18 अक्टूबर को मेलिसा एन स्मिथ, जो मिडवेल की पुलिस चीफ की बेटी थीं। फिर 31 अक्टूबर को लॉरा एन एम। और इन केसेस में भी क्रूरता थी। बहुत पिटाई, बलात्कार, गला घोटना, और स्मिथ और एम के शवों के साथ उसने वो भयानक हरकतें की थी मौत के बाद। उनके बाल धोना, मेकअप लगाना, ये नेक्रोफिलिया के साफ संकेत थे। और फिर वो दिन आया जब एक लड़की बच निकली। 8 नवंबर 1974, कैरल डारोंच, मरे यूटा में। बंडी ने खुद को ऑफिसर रोजलैंड बताकर उसे अपनी कार में बिठाया, फिर हथकड़ी पहनाने की कोशिश की, लेकिन कैरल ने हिम्मत दिखाई, वो लड़ी और भाग निकली। वो एक जिंदा सबूत थी जिसने बंडी का चेहरा देखा था। और उसी रात एक और लड़की गायब हुई। हाँ, उसी रात पास के बॉन्टिफुल हाई स्कूल से डेबरा जीन केंट गायब हो गईं। वो एक स्कूल प्ले देखने गई थी। जहां से वो गायब हुई, वहां पुलिस को एक हथकड़ी की चाबी मिली जो कैरल डारोंच पर इस्तेमाल हुई हथकड़ी से मैच करती थी। डेबरा के अवशेष सालों बाद DNA से पहचाने गए। लिज क्लोएकॉफर अभी पुलिस को फोन कर रही थी। हाँ, उसने किंग काउंटी पुलिस को फिर से बताया, सॉल्ट लेक काउंटी पुलिस को भी बताया। बंडी अब यूटा पुलिस की संदिग्ध सूची में टॉप पर था, लेकिन सीधे तौर पर जोड़ने वाला सबूत अब भी कम था। और वो लिस्ट से मिल भी रहा था, शादी की बातें कर रहा था, जबकि कैरल बून और दूसरी महिलाओं को भी डेट कर रहा था। हद है। फिर उसने कोलोराडो में भी हत्याएं की। हाँ, 1975 में जनवरी में स्नोमास विलेज से कैरिन कैंपल गायब हुई। मार्च में वेल से जूली कनिंघम। यहां उसने फिर बैसाखी का बहाना इस्तेमाल किया था। अप्रैल में ग्रैंड जंक्शन से डेनिस ओलिवरसन। इनमें से कनिंघम और ओलिवरसन के शव कभी नहीं मिले। और इडाहो में भी। हाँ, मई 1975 में पोकाटेलो,
इदाहो से 12 साल की लिनेट डाउन कल्वर का स्कूल से अपहरण किया। उसे होटल ले जाकर रेप किया और डुबोकर मार डाला। उसका शव भी कभी नहीं मिला। जून में सुसैन कर्टिस प्रोवो यूटा से गायब हुई। ये सब करते हुए वो चर्च भी ज्वाइन कर रहा था। हाँ, अगस्त 1975 में उसने एलडीएस चर्च में बपतिस्मा लिया। हालांकि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहा। बाद में खुद को मेथोडिस्ट बताने लगा। लेकिन अब पुलिस उस तक पहुंच रही थी। हाँ, वॉशिंगटन में जांच आगे बढ़ रही थी। पुलिस डेटाबेस एनालिसिस कर रही थी और बार-बार एक नाम सामने आ रहा था, टेड बंडी। और आखिरकार गिरफ्तारी हुई। 16 अगस्त 1975 यूटा हाईवे पेट्रोल के ऑफिसर बॉब हेवर्ड ने उसे ग्रेंजर इलाके में सुबह के वक्त संदिग्ध रूप से घूमते देखा। जब ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो तेजी से भागा, पर पकड़ा गया। उसकी कार से क्या मिला? यात्री सीट हटी हुई थी और कार में वो सामान मिला जिसे पुलिस चोरी के औजार कहती हैं। स्की मास्क, पैंटीहोस से बना मास्क, एक क्रोबार, हथकड़ी, रस्सी, एक आइस पिक। खतरनाक सामान। अब तो केस जुड़ने लगा होगा। बिल्कुल। डिटेक्टिव जेरी थॉम्सन ने तुरंत कनेक्शन बनाया। कैरल डरॉन्च का केस, लिज क्लोफेयर के फोन कॉल्स। बंडी के अपार्टमेंट की तलाशी ली गई। वहां कोलोराडो स्की रिसॉर्ट के ब्रोशर मिले। व्यूमॉन्ट हाई स्कूल का प्ले का ब्रोशर मिला जहां से डेबरा केंट गायब हुई थी। फिर भी उसे छोड़ दिया गया था शुरू में। हाँ, क्योंकि ये सबूत सीधे हत्या से नहीं जुड़ रहे थे। उसने इस मौके का फायदा उठाया और कुछ पोलरॉइड तस्वीरें नष्ट कर दी। शायद उनमें पीड़ितों की तस्वीरें थी, लेकिन पुलिस अब उस पर कड़ी नजर रख रही थी। लिज क्लोफेयर से लंबी पूछताछ हुई। उसने बंडी के पास बैसाखी, प्लास्टर कास्ट, क्लीवर, दस्ताने, चाकू होने की बात बताई। उसने बंडी के कंट्रोलिंग बिहेवियर और धमकियों के बारे में भी बताया। और सबसे बड़ा सबूत मिला उसके कार से। हाँ, पुलिस ने उसकी वो भूरी बीटल कार ढूंढ निकाली जिसे उसने एक टीनेजर को बेच दिया था। कार के तलाशी में बाल के नमूने मिले। एफबीआई ने उन बालों का विश्लेषण किया और वो कैरेन कैम्पबेल, कोलोराडो विक्टिम, मेलिसा स्मिथ, यूटा विक्टिम और कैरल डेरॉन्च, सर्वाइवर के बालों से मैच कर गए। एफबीआई ने कहा कि ये अविश्वसनीय संयोग होगा अगर ये बाल बंडी के नहीं हैं। ये एक बड़ा फोरेंसिक ब्रेक थ्रू था। इसके बाद तो ट्रायल तय था। अक्टूबर 1975 में कैरल डेरॉन्च एंड बंडीफुल हाई स्कूल के गवाहों ने पुलिस लाइनअप में बंडी को पहचान लिया। उस पर यूटा में गंभीर अपहरण और हमले के प्रयास का आरोप लगा। और फरवरी 1976 में यूटा में ट्रायल शुरू हुआ। हाँ, उसने जूरी ट्रायल का अधिकार छोड़ दिया। जज स्टुअर्ट हैंसन जूनियर ने उसे दोषी पाया। जून 1976 में उसे 1 से 15 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये अंत नहीं था। कोलोराडो भी उसे चाहता था। बिल्कुल। अक्टूबर 1976 में पता चला कि उसके पास जेल यार्ड में भागने की किट थी। फिर कोलोराडो ने उसे कैरेन कैम्पबेल की हत्या के लिए चार्ज किया और जनवरी 1977 में उसे कोलोराडो प्रत्यर्पित कर दिया गया। और कोलोराडो में उसने भागने की कोशिश की, एक नहीं बल्कि 2 बार। हाँ, वो बहुत शातिर था। पहली बार 7 जून 1977 को एस्पैन के पिटकिन काउंटी कोर्ट हाउस में सुनवाई चल रही थी। वो अपना केस खुद लड़ रहा था, तो उसे लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाजत थी और उस पर हथकड़ी या बेड़ियां नहीं थी। वो दूसरी मंजिल की लाइब्रेरी की खिड़की से कूद गया। हाँ, और पहाड़ों में भाग गया। कुछ दिन कैबिन और ट्रेलर में छिपता रहा, लेकिन 6 दिन बाद पकड़ा गया। उसने कार चुराई थी और वापस एस्पेन की तरफ आ रहा था। ये तो फिल्मी सीन लगता है। और दूसरी फरारी? वो और भी ज्यादा नाटकीय थी। 30 दिसंबर 1977 को इस बार वो ग्लेनवुड स्प्रिंग्स की गारफील्ड काउंटी जेल में था। उसने महीनों तक तैयारी की थी, वजन घटाया ताकि पतली जगह से निकल सके। रात में चुपके से अपनी सेल की छत में आरी से छेद करता रहा। गार्ड्स ने कुछ आवाजें सुनी भी, पर ध्यान नहीं दिया। क्रिसमस की छुट्टियों का फायदा उठाकर वो छत के छेद से निकला, ऊपर खाली पड़े जेलर के अपार्टमेंट में उतरा, वहां से कपड़े बदले और सामने के दरवाजे से आराम से बाहर निकल गया। अविश्वसनीय। किसी ने रोका नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। लगभग 17 घंटे बाद मालूम हुआ कि बंडी गायब है। तब तक वो बहुत दूर निकल चुका था। कहाँ गया वो? उसने कार चुराई, वो खराब हो गई। लिफ्ट लेकर वेल पहुंचा, वहां से बस पकड़कर डेनवर से शिकागो की फ्लाइट ली। शिकागो से ट्रेन पकड़कर एन आर्बर, मिशिगन पहुंचा। वहां फिर एक कार चुराई, अटलांटा तक ड्राइव किया और अटलांटा से बस पकड़कर 8 जनवरी 1978 को फ्लोरिडा के टैलाहासी पहुंच गया। उसने क्रिस हैगन नाम से एक कमरा किराए पर लिया। वो पूरे देश में घूमता रहा और पुलिस उसे ढूंढती रही। हाँ, वो भागने में कामयाब हो गया था और फ्लोरिडा पहुंचकर उसने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया। उसने कहा था कि वो सीधी राह पर चलेगा। शायद इरादा रहा हो, पर चला नहीं। उसे बिना पहचान पत्र की नौकरी नहीं मिली, तो उसने फिर चोरियां शुरू कर दी। और फिर आई वो रात, 15 जनवरी 1978। जी, ओमेगा सोरोरिटी हाउस। हाँ,
फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी का ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस। रात के अंधेरे में वो एक खराब दरवाजे से अंदर घुस गया और सिर्फ 15 मिनट के अंदर उसने 2 लड़कियों मार्गरेट बोमन और लीसा लेवी की बेरहमी से पीट कर और गला घूंटकर हत्या कर दी। लीसा लेवी के शरीर पर उसने अपने दांतों से काटा भी था। 15 मिनट में 2 हत्याएं। और उसी हमले में उसने 2 और लड़कियों कैथी क्लीनर और कैरन चैंडलर पर भी जानलेवा हमला किया, पर वो बच गईं। शायद बाहर किसी कार की हेडलाइट्स देखकर वो भाग गया था। और ये सब इतनी चुपचाप हुआ कि आसपास के कमरों में सो रही 30 से ज्यादा लड़कियों ने कुछ नहीं सुना। ये बहुत भयानक है। और उसी रात पास में ही एक और घर में घुसकर उसने चेरिल थॉमस नाम की छात्रा पर भी हमला किया। वो भी बच गई, पर गंभीर रूप से घायल हुई। यहां क्राइम सीन से पुलिस को वीर्य का धब्बा और एक फटा हुआ पेंटीहोज मास्क मिला। वो रुकने वाला नहीं था। नहीं। फरवरी में उसने जैक्सनविले में लेस्ली पार्मेंटर नाम की लड़की के अपहरण की कोशिश की, खुद को रिचर्ड बर्टन फायर डिपार्टमेंट का बताकर, पर लड़की के भाई ने उसे देख लिया और वो नाकाम रहा। और फिर किम्बरली लीच? हाँ, 9 फरवरी 1978 को लेक सिटी, फ्लोरिडा से 12 साल की किम्बरली लीच। बंडी ने उसे स्कूल के पास से फुसलाया और अपहरण कर लिया। 7 हफ्ते बाद उसके क्षत विक्षित अवशेष एक सुनसान जगह पर मिले। उसका रेप किया गया था, गला काटा गया था। ये उसका आखिरी ज्ञात शिकार था। आखिरकार वो पकड़ा कैसे गया? 15 फरवरी 1978 की रात वो टैलहासी से भाग चुका था, एक चोरी की कार में। पेंसाकोला के पास अलाबामा बॉर्डर के करीब एक पुलिस ऑफिसर डेविड ली ने एक फॉक्सवैगन बीटल को संदिग्ध रूप से देखा। वो कार भी चोरी की निकली। ऑफिसर ली ने उसे रोका। और बंडी ने विरोध किया? हाँ, उसने गिरफ्तारी का विरोध किया। ऑफिसर ली से हाथापाई हुई, लेकिन ऑफिसर ने उसे काबू कर लिया। उसकी कार से कई आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक टीवी जो चोरी का था और भेस बदलने का सामान मिला, जिसमें वो चश्मा और पैंट भी थे जो उसने रिचर्ड बर्टन बनकर पहने थे। और उसने ऑफिसर से कुछ कहा था? हाँ, उसने ऑफिसर ली से कहा, काश तुमने मुझे मार दिया होता। शायद वो समझ गया था कि अब खेल खत्म हो गया। अब मुकदमों का दौर शुरू हुआ। पहले फ्लोरिडा वाला केस। हाँ, जून 1979 में मियामी में चियो ओमेगा वाला ट्रायल शुरू हुआ। ये बहुत बड़ा मीडिया इवेंट था। पूरा ट्रायल नेशनल टीवी पर लाइव दिखाया गया। और बंडी ने फिर से अपना वकील खुद बनने की कोशिश की? हाँ, उसने कोशिश की, लेकिन जज ने उसके प्रयासों को ज्यादातर नाकाम कर दिया। उसे एक प्ली बार्गेन भी ऑफर हुआ था, 75 साल की सजा अगर वो 3 हत्याएं कबूल कर लें, लेकिन उसने मना कर दिया। वो पब्लिकली कबूल नहीं करना चाहता था। इस ट्रायल में सबसे अहम सबूत क्या था? गवाह तो थे ही जिन्होंने उसे सोरोरिटी हाउस के पास देखा था, लेकिन सबसे बड़ा सबूत था वो काटने का निशान जो लीसा लेवी के शरीर पर मिला था। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एक्सपर्ट्स डॉक्टर रिचर्ड सोवेरॉन और डॉक्टर लोवेल लेविन ने साबित किया कि वो निशान बंडी के दांतों से हूबहू मैच करता था। ये निर्णायक सबूत था। बिल्कुल। 24 जुलाई 1979 को जूरी ने उसे 2 हत्याओं, 3 हत्या के प्रयासों और 2 चोरियों का दोषी पाया। जज एडवर्ड कोवार्ट ने उसे 2 बार मौत की सजा सुनाई। फिर किम्बरली लीच वाला मुकदमा? हाँ, जनवरी 1980 में ऑरलैंडो में। इसमें भी वो दोषी पाया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने उसे किम्बरली का अपहरण करते देखा था और उसके कपड़ों के फाइबर किम्बरली के कपड़ों से मैच कर गए थे। और इसी ट्रायल में उसने शादी कर ली, कोर्टरूम में। हाँ, ये बहुत ही अजीब घटना थी। सजा सुनाई जाने वाले चरण के दौरान कैरोल एन बून गवाही देने आईं। बंडी ने उन्हें विटनेस बॉक्स में ही शादी का प्रस्ताव दिया। फ्लोरिडा के किसी पुराने अस्पष्ट कानून का हवाला देते हुए उसने खुद को और कैरोल को विवाहित घोषित कर दिया और कैरोल ने स्वीकार कर लिया। अविश्वसनीय। और उसे तीसरी मौत की सजा मिली। हाँ, 10 फरवरी 1980 को जब सजा सुनाई गई तो वो चिल्लाया, जूरी को बताओ वे गलत थे। उसकी मां लुइस ने जज से रहम की भीख मांगी, पर कुछ नहीं हुआ। और फिर उनकी बेटी भी हुई जेल में? हाँ, अक्टूबर 1981 में कहा जाता है कि कैरोल ने गार्ड्स को रिश्वत देकर बंडी के साथ अंतरंग मुलाकात की थी, जिससे वो गर्भवती हुई। ये सब बहुत ही अजीब था। डेथ रो पर उसने इंटरव्यू देने शुरू किए? हाँ, वो स्टीफन मिशॉर्ड और ह्यू एनसवर्थ जैसे लेखकों से मिला। FBI एजेंट विलियम हैगमायर और डिटेक्टिव रॉबर्ट केपल से भी लंबी बातचीत की। शुरू में वो तीसरे व्यक्ति में बात करता था, जैसे वो किसी और के बारे में बता रहा हो। धीरे धीरे उसने अपने अपराधों, अपनी सोच और अपनी मंशाओं के बारे में बताना शुरू किया। उसने क्या बताया कि वो क्यों करता था ये सब? उसने कहा कि उसे चीजों पर कब्जा करने की इच्छा होती थी, क्लेप्टोमेनिया, और रेप और हत्या उसके लिए शिकार पर पूर्ण कब्जा, अंतिम कब्जा पाने का तरीका था।
उसने एफबीआई एजेंट हैगमायर को बताया कि हत्या से उसे गहरा, लगभग रहस्यमय संतोष मिलता था। विक्टिम जैसे आपका हिस्सा बन जाता है। उसने ये भी बताया कि उसकी हत्याएं वक्त के साथ बदलीं। हाँ, उसने कहा कि वो शौकिया किलर से प्राइम शिकारी बन गया था। ये इशारा था कि उसने 1974 से पहले भी हत्याएं की थीं। और उसने उन भयानक पोस्टमार्टम चीजों के बारे में भी कबूला। हाँ, फांसी के तारीखें करीब आने पर, खासकर आखिरी दिनों में, उसने हैगमायर और केपिल को वो सब बताया। शवों के पास वापस जाना, उनके साथ यौन कृत्य करना, निक्रोफीलिया, शवों को तैयार करना, नहलाना, मेकअप लगाना, कपड़े पहनाना, पोलरॉइड तस्वीरें लेना ताकि वो भूल ना जाए, और सबसे भयानक, लगभग 12 पीड़ितों के सिर काटना। कुछ सिरों को उसने अपने पास रखा था, कुछ को दफना दिया था। ये सब सुनकर रूह कांप जाती है। उसने ये सब क्यों किया? कोई एक जवाब नहीं है। उसने शराब को जरूरी बताया, कहा कि उसे नशे में होना पड़ता था। उसने ये भी दावा किया कि वो पीड़ितों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था, उन्हें जल्दी मार देता था। लेकिन एन रूल जैसी एक्सपर्ट्स उसे सैडिस्टिक सोशियोपैथ मानती थी, जिसे दूसरों को दर्द देकर मजा आता था। हैगमायर ने भी बताया कि बंडी पीड़ितों को अजीब पोज में रखता था। उसने ग्रीन रिवर किलर केस में मदद की पेशकश क्यों की? शायद वो खुद को इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता था, या पुलिस को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो उनकी मदद कर सकता है, जिससे उसे शायद कुछ मोहलत मिल जाए। रॉबर्ट कैपल, जो उस केस पर काम कर रहे थे, उनसे उसने संपर्क किया, लेकिन उन इंटरव्यूज से ग्रीन रिवर किलर केस में कोई खास मदद नहीं मिली। और उसने भागने की कोशिश फिर की, डेथ रो से भी। हाँ, जुलाई 1984 में उसकी सेल से आरी के ब्लेड मिले और सलाखें कटी हुई पाई गईं, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। उसकी फांसी की तारीख कई बार टली। हाँ, अपीलें चलती रहीं, मानसिक सक्षमता, जूरी के निर्देशों जैसे मुद्दों पर बहस हुई, लेकिन दिसंबर 1988 तक सारी अपीलें खारिज हो गईं। अंतिम फांसी की तारीख तय हुई 24 जनवरी 1989। आखिरी दिनों में उसने और कबूलनामे किए। हाँ, उसने समय के बदले हड्डियां वाली स्ट्रेटेजी अपनाई। केपीएल को उसने वॉशिंगटन और ओरेगन की कई हत्याएं कबूली, जिनमें कुछ अज्ञात पीड़ित भी शामिल थे। इडाहो, यूटा, कोलोराडो की और हत्याएं मानी। उसने बताया कि वो कुछ पीड़ितों को यूटा वाले अपने अपार्टमेंट में भी लाया था। वो और जानकारी देने के बदले एक और मोहलत चाहता था। पर इस बार उसकी चाल कामयाब नहीं हुई। नहीं, अधिकारी समझ गए थे कि वो सिर्फ समय खींच रहा है। गवर्नर बॉब मार्टिनेज ने क्षमादान देने से साफ इनकार कर दिया। और कैरल बूम, जिसने उससे कोर्ट में शादी की थी, वो इन भयानक कबूलनामों का सुनकर ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसने बंडी से तलाक ले लिया, या कम से कम रिश्ता खत्म कर दिया, और फांसी से पहले बंडी की आखिरी कॉल लेने से भी इनकार कर दिया। फांसी वाले दिन क्या हुआ? 24 जनवरी 1989 की सुबह फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन रैफर्ड में उसने अपना आखिरी भोजन लेने से इनकार कर दिया। सुबह 7:16 पर उसे इलेक्ट्रिक चेयर में बैठाकर मौत की सजा दे दी गई। उसके आखिरी शब्द क्या थे? उसने अपने वकील जिम कॉलमैन और मंत्री फ्रेड लॉरेंस से कहा, मेरे परिवार और दोस्तों को मेरा प्यार देना, बस यही। और जेल के बाहर? जेल के बाहर काफी भीड़ जमा थी, और जब उसकी मौत की खबर आई तो लोगों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की। उसकी लाश का क्या हुआ? उसकी वसीयत के अनुसार उसका अंतिम संस्कार गेनेसविले में किया गया, और उसकी राख को वॉशिंगटन राज्य की कैस्केड रेंज की पहाड़ियों में बिखेर दिया गया, वही जगह जहां उसने अपने कई पीड़ितों के शव फेंके थे। अब अगर उसके काम करने के तरीके यानी मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लगता था। हाँ, बहुत ज्यादा। वो ऑर्गेनाइज था, कैलकुलेटिंग था। उसने कानून प्रवर्तन के अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। वो बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में ऑपरेट करता था, जिससे पुलिस के लिए पैटर्न समझना मुश्किल हो। हथियार वो शांत चुनता था। हाँ, ज्यादातर गुंद हथियार से चोट पहुंचाना या गला घोटना, बंदूक का इस्तेमाल करने से बचता था, शायद शोर की वजह से। क्राइम सीन बहुत सावधानी से चुनता था। फिजिकल सबूत कम से कम छोड़ने की कोशिश करता था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। और उसकी सबसे बड़ी ताकत शायद उसका नॉर्मल दिखना था। बिल्कुल, वो हैंडसम था, चार्मिंग था, और अपनी शक्ल आसानी से बदल लेता था। बाल बढ़ा लेना, दाढ़ी रख लेना, मूछें रखना। वो अपनी इस गिरगिट जैसी क्षमता का फायदा उठाता था। उसने अपने चेहरे के तिल को भी मेकअप से छुपाया था, और उसकी VW बीटल के रंग को लेकर भी गवाहों में कंफ्यूजन था। उसका तरीका वक्त के साथ बदला भी। हाँ, शुरू में शायद वो जबरदस्त घरों में घुसता था, जैसे कैरन स्पार्क्स केस में, लेकिन बाद में उसने लुभाने वाले तरीके अपनाए। चोट का नाटक करना, प्लास्टर, स्लिंग, बैसाखी, या खुद को पुलिस ऑफिसर या कोई और अथॉरिटी फिगर बताना। उसकी प्रोसेस क्या थी लुभाने के बाद? लुभा चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल फैंटम दास्तान को सब्सक्राइब करें।